बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कावड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। इस बैठक में एनडीए में शामिल कई दलों के नेताओं ने दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का विरोध किया। इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। एनडीए के सहयोगी आरएलडी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी कावड़िया जाति धर्म देखकर सेवा नहीं लेता। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। कावड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। इस बीच कावड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दायर एक याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव की भी एंट्री हो गई। बाबा रामदेव ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि नाम बताने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रामदेव के मुताबिक किसी को नाम छिपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम में शुद्धता की जरूरत है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यूपी में कावड़ यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट लगाने वाले फरमान के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानों की सूरत बदलती नजर आ रही है। जो दुकान पिछले 42 सालों से इंडिया स्वीट्स के नाम से जानी जाती थी, आज वो सरताज स्वीट्स के नाम से अपनी पहचान बता रही है और दुकान पर दुकान के मालिक सरताज खान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। सिर्फ सरताज स्वीट ही नहीं, मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखा गया है। न्यू बाबा स्वीट्स के मालिक सलीम अहमद हैं और उनके यहाँ मिठाई बनाने वाले कारीगर का नाम लियाकत है। तो इसी तरह न्यू हीरा स्वीट्स के मालिक ने अपना नाम और अपने कारीगर के नाम वाली नेम प्लेट लगवाई है। कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों के दुकानदार अब अपनी अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम वाली नेम प्लेट लगा रहे हैं, जिससे उनकी पहचान उजागर हो सके। सरकार एक आदेश लाई है कि जो दुकान का नाम होगा और मालिक का नाम भी साथ में लिखना होगा। जी, कितना सही मानते हैं इस आदेश को? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दुकानदारों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन दुकानदारों को नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, और इसी सवाल का जवाब पता करने के लिए जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर की नीलम स्वीट्स पहुंची, जिसके मालिक फजल अहमद हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम नीलम क्यों रखा, तो उन्होंने नीलम नाम को फारसी का शब्द बताया। आपने नीलम नाम क्यों रख रखा? आप जब मुस्लिम है। नीलम का नाम यही फुल फारसी में मूल एक मुस्लिम नाम है, जिसका अर्थ है नीलम, नीलम या नीला रत्न। यह फारसी में नीला लिखा गया है, जिसका अर्थ है नीला। नीलम नाम प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इस्लामी इतिहास में कोई लिखने का नाम भी है। योगी सरकार के इस आदेश का असर यूपी के बाराबंकी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई आदेश नहीं है, लेकिन दुकानदारों ने अपनी इच्छा से अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा दिया। हालांकि कानपुर से लादेश्वर महादेव में जलाभिषेक के लिए जा रहे कावड़िए दीपू का कहना है कि दुकानदार के मुस्लिम होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब देखते तो नहीं, हमको ये साफ सफाई होना चाहिए, का नाम खा लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, कावड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट वाले मचे बवाल पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। कावड़ यात्रा पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कावड़ रूट पर लंगर लगाए सरकार, अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर इंतजाम हो, हिंदुवादी संगठनों को प्रेरित करे सरकार। कावड़ यात्रा को लेकर विवाद ठीक नहीं। जगह जगह उस तरह की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए, क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि हर किलोमीटर पर कांवड़ियों के लिए लंगर लगा दे? हिंदुओं को ही प्रेरित करके लगा दे, सरकारी खजाने से पैसा ना निकाले कि भाई यहाँ पवित्र भोजन है, वहाँ पर जैसे आपके धर्मशास्त्र में नियम है वैसा भोजन, वैसी चाय, वैसा दूध बना करके रख दो। योगी के नेम प्लेट मॉडल का बिहार में भी असर देखने को मिल रहा है। सावन शुरू होने से पहले बोधगया में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम वाली नेम प्लेट लगा दी है।
दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ये नेम प्लेट इसलिए लगाई ताकि कांवड़िये निसंकोच होकर सामान खरीद सके। तो वो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इनका मालिक कौन है, यह है। दरअसल बोधगया को ज्ञान और मोक्ष की नगरी माना जाता है और यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाने से बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। तो इसी बीच मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर लहसुन प्याज वाला खाना परोसे जाने से गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया और ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की। सामने आई तस्वीरों में ढाबे के बाहर टूटी हुई कुर्सियां और दूसरा सामान बिखरा हुआ नजर आया। बताया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़िये एक ढाबे पर रुके और खाना खाने बैठ गए। तभी उनकी सब्जी में लहसुन प्याज दिखाई दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उन्हें परोसे गए खाने में प्याज और लहसुन डाला गया था। वहीं हंगामा और तोड़फोड़ होते देख मौके से ढाबा कर्मचारी फरार हो गए। ये प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने जो है आपत्ति जाहिर की थी और वहाँ पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा बंद करवाया और समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रदेश बीजेपी संगठन ने बूथवार तैयारियां शुरू कर दी, जिसके लिए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सभी अनुषंगिक संगठनों को अलग अलग टीम के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को बूथवार अपनी अपनी जातियों के प्रभावशाली लोगों की टीम बनाने का निर्देश दिया और टीम बनाकर लोगों के बीच संवाद करने को कहा गया। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों को समुदाय और जातिवार लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने को कहा गया। जिला अध्यक्ष और प्रभारी को पूरी तैयारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनावों में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी छिटके बैंक को फिर से पाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट गए। दावा है कि उपचुनाव में भी जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने लोकसभा वाली रणनीति पर ही जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने युवा संगठनों से नौजवान जागरूकता अभियान चलाने को कहा। कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान चलाकर सक्रिय होने का भी निर्देश दिया। उन्हें पीडीए को सामने रखकर जनता के बीच जाने और पार्टी को विजयी बनाने को कहा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का निर्देश दिया। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति साझा करते हुए कहा कि इन सभी चुनावों में युवाओं की निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के साथ शिक्षकों के सम्मान पर जोर देने को कहा गया। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी जनता को बताने का निर्देश दिया। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे ही बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इन 10 उपचुनाव में जो जिम्मेदारी संगठन को देनी चाहिए थी, जो नेताओं को देनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी तय कर दी है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और यही वजह है कि वो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी जोर शोर से तैयारियों में जुट गए। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ मंच साझा करते नजर आए। दोनों नेता शहीदी दिवस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों को अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन उनकी पराजय तय है। आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अखिलेश की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार केंद्र में लाई गई है वो सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी जा सकती है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। सुकांता ने कहा है कि अखिलेश सपना देख रहे हैं कि उनका दोस्त पीएम बनेंगे और वो गृह मंत्री बनेंगे। जैसे सर्कस में जोकर लाया जाता था, वैसे ही उन्हें आज कोलकाता में लाया गया है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सुकांता मजूमदार ने अखिलेश पर हमला बोला। अखिलेश यादव को सपना नहीं देखना चाहिए, सुनिए। अखिलेश बाबू सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनका दोस्त प्रधानमंत्री बनेगा और वो होम मिनिस्टर बनेंगे। तो सपना देखना अच्छा है। आगे उनको बोलिए जाके उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए। असेंबली इलेक्शन में फिर मुक्की खानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सुपर टीम बनाई है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर सारी रणनीति तय करेगी। इसमें 20 नेताओं को जगह मिली है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, जबकि वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग सेट करने वाले केसी त्यागी पॉलिटिकल एडवाइजर और प्रवक्ता की पोजीशन पर हैं। वाल्मीकि नगर के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को खजाने की जिम्मेदारी दी गई है। 20 सदस्यीय टीम में 8 महासचिव और 6 सचिव शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी मंजूरी दी है। इस टीम में 20 नेताओं के नाम, पद और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे नेताओं की अहमियत के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर संजय झा हैं। संसद के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा और उस पर संसद में चर्चा की मांग उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने संसद में चर्चा के लिए कई मुद्दे उठाए, जिसमें नीट के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीट मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा गया। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का मुद्दा भी उठाया गया। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में सभी दलों ने अपनी अपनी राय रखी और बजट सत्र को शांति से चलाने की अपील की। हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें। इस बजट सत्र में 22 जुलाई को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण और 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। साथ ही सरकार ने बजट सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलने की उम्मीद जताई। पहले बजट पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार विधेयक लेकर आएगी। इस सर्वदलीय बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी उठाई, जिसमें केंद्र सरकार में सहयोगी एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं। और 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजू जनता दल ने ओडिशा, वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश और जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। हम लोगों ने ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा पर हमारी पार्टी ने बड़ा कैंपेन किया। गांधी मैदान से रामलीला मैदान तक हम लोगों ने रैली किया कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो ये हमने उठाया है और टेक्निकली अगर इसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज मिले। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा तंज किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और वाईएसआरसीपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की, लेकिन अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों ने अग्निवीर का मुद्दा भी बैठक के दौरान उठाया। दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता यूसुफ पठान से हारे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अपनी हार को लेकर एक बार फिर दर्द छलका। हार को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और अपनी हार की वजह साझा की थी। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि उन्हें हराने के लिए टीएमसी ने हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया। सांप्रदायिक राजनीति থেকে বাংলা দূরে ছিল, বাংলার কাছে सांप्रदायिक রাজনীতি আগে অচেনা অজানা ছিল। আজ বাংলায় सांप्रदायिक রাজনীতি वास्तवता लाभ করেছে। আমাকে হারানোর জন্য अधीर रंजन के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म हो गई। टीएमसी ने अधीर के आरोपों पर जवाब दिया, वो बेकार है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी अधीर रंजन चौधरी के आरोपों से सहमत नजर आई। अधीर जाके सीट पे जिस तरीके की घटना घटी थी उस समय बेलडांगा बोल के एक जगह है उनके ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे दंगे भड़काए गए सच में,
और तृणमूल कांग्रेस के विधायक को विधायक द्वारा कम्युनल स्टेटमेंट कराए गए। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी ने नतीजों के बाद भी हार का ठीकरा टीएमसी के साथ साथ अपनी ही पार्टी पर फोड़ा था। उस समय अधीर ने दावा किया था कि मैं गरीबी रेखा से नीचे का सांसद हूं। चुनाव के लिए मैंने अपनी आय के स्रोतों की अनदेखी भी की। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। टीएमसी ने मुझे हराने के लिए अभियान चलाया। अल्पसंख्यकों से भाई और दादा को वोट देने को कहा गया। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे नजरअंदाज किया। बहरामपुर में कोई कांग्रेस नेता प्रचार करने नहीं आया। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी बहरामपुर नहीं आए। बढ़ेंगे आगे। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई ने बिहार और झारखंड के बाद अब राजस्थान में पढ़ने वाले पेपर सॉल्वर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक केस में पेपर सॉल्वर गैंग पर सीबीआई का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक केस के तार बिहार और झारखंड के बाद राजस्थान से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा और शशिकांत पासवान बताया जा रहा है। सीबीआई ने इन तीनों आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुमार मंगलम एमबीबीएस सेकंड ईयर और दीपेंद्र फर्स्ट ईयर का छात्र है। गिरफ्तार तीसरा छात्र शशिकांत पासवान सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आरोपी रॉकी और पंकज का करीबी है। कहा जा रहा है कि ये तीनों आरोपी 4 मई की देर रात पेपर सॉल्व करने हजारीबाग में मौजूद थे। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई इस मामले में अब तक पेपर सॉल्वर गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में भी सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं नीट पेपर लीक केस को लेकर सियासत भी गर्म है। बजट से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा और पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री से सदन में जवाब देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण को हटाया गया। और करहल नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम के मैरिज होम को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम ने पहले मैरिज होम को खाली कराया और लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 4 कंपनी, पीएससी और कई इंस्पेक्टर, सीओ, एसडीएम और जिला के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई से पहले पुलिस ने मैरिज होम की तरफ आने वाली सभी गलियों और सड़कों पर कड़ा पहरा लगा दिया। उसके बाद कुछ ही देर में बुलडोजर से इस अवैध मैरिज हॉल को प्रशासन ने ढहा दिया। दरअसल चौधरी अब्दुल नईम पर तालाब की जगह घेरकर मैरिज होम बनाने का आरोप है, जिसकी शिकायत जिले के अधिकारियों से लेकर सीएमओ तक की गई थी और जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मैरिज होम का गेट और 4 दीवारी के अलावा शौचालय, बाथरूम को बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर दिया है और सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के रिश्तेदारों के कोटे में बड़ी कटौती कर दी। इधर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया था और सड़कों पर सेना उतार दी थी। ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में सेना के टैंक गश्त करते नजर आए। वहीं हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। हालात संभालने के लिए पुलिस की जगह सेना को तैनात किया गया। इधर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के आक्रोश को देखते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93% नौकरियां मेरिट आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को सिर्फ 7% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला छात्रों के कई हफ्तों से जारी प्रदर्शन के बाद आया है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश करीब 5 दिनों से जल रहा है। सड़क पर हिंसा बवाल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी राजधानी ढाका में जमकर उपद्रव हुआ, जिसमें फायरिंग से लेकर आगजनी तक की घटनाएं सामने आई। ढाका की सड़कों पर आज भी उपद्रव और तांडव देखने को मिला। बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागते दिखी, तो वहीं सड़क पर प्रदर्शनकारी अपना तांडव दिखाते नजर आए। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी भी सीना तान कर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने डटकर खड़े दिखे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सुरक्षा जवानों पर जमकर पत्थरबाजी भी करते नजर आए।
कोई भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर कोई सड़क पर हिंसक प्रदर्शन करता दिखा। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियां भी लगातार गश्त करती दिखी। ढाका के कई इलाकों में तो स्थिति बेहद ही भयावह थी। यहाँ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आर पार के मूड में दिखे। सड़कों पर आगजनी करते हुए डंडा लेकर सुरक्षा जवानों का सामना करने का चैलेंज देते नजर आए। सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश करीब 5 दिनों से जल रहा है और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे देशों के लोग पलायन कर रहे हैं और भारत से सटी सीमाओं के जरिए देश में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। कोलकाता में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे और इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक नियम का भी हवाला दिया। असहाय मानुष यदि बांग्लाय दरजा खटखटानी करे আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर पहले ही सियासत तेज है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान से राजनीति और गर्मा गई। हालांकि ममता ने संयुक्त राष्ट्र के जिस नियम का हवाला दिया उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूएन का कोई भी रेजोल्यूशन किसी देश पर बाध्य नहीं, लेकिन कन्वेंशन को मानने के लिए बाध्यता है। अगर ममता बनर्जी 1951 के यूएन कन्वेंशन की बात कर रही हैं, तो भारत ने उसे साइन नहीं किया है और किसी देश के साथ सीमा खोलने या शरण देने का फैसला केंद्र ही कर सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ममता के बयान में राजनीति ज्यादा और व्यवहारिकता कम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी और मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बोर्ड का आरोप है कि यूपी और एमपी के मदरसों पर सरकारी दबाव बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के मदरसों में सरस्वती वंदना कराई जा रही है, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निजी अधिकारों पर हमला बताया। बोर्ड के मुताबिक मदरसों की पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फैसला अपने आप में एक ताज्जुबखेज फैसला है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरोपों पर पलटवार किया। मदरसा विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में माँ सरस्वती का वंदना नहीं होगा तो क्या बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य सरकारों से इन निर्देशों को वापस लेने की मांग की और वापस नहीं लेने पर अल्पसंख्यक विरोधी पॉलिसी बदलवाने के लिए सभी कानून और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने की बात कही। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस से पीड़ित 14 साल की लड़की की मौत हो गई। पीड़ित लड़के को आज सुबह 10:50 पर दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। हालांकि केरल में 14 साल के लड़के की निपाह वायरस से हुई मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य में मामले की जांच करने, महामारी पर लगाम लगाने और तकनीकी सहायता देने में केरल की मदद के लिए एक बहुसदस्यीय प्रतिक्रिया टीम तैनात करने का फैसला किया है। वहीं निपाह वायरस को रोकने के लिए एक्शन मोड में आई केरल सरकार ने लोगों से अपील की है कि जहां कहीं भी चमगादड़ों के ठिकानों को देखें, उन्हें तुरंत नष्ट कर दें। केरल सरकार की अपील है कि पक्षियों द्वारा काटे गए फल को ना खाएं। केरल सरकार का कहना है कि ये फल चमगादड़ द्वारा दूषित हो सकते हैं और इन फलों के खाने से निपाह वायरस आसानी से इंसानों में फैल सकता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर निपाह वायरस क्या है और ये कितना खतरनाक है। तो दरअसल कोविड-19 की तरह निपाह वायरस तेजी से नहीं फैलता, लेकिन कोरोना के मुकाबले ये वायरस ज्यादा खतरनाक है। निपाह वायरस भीड़भाड़ वाले बंद जगहों पर तेजी से फैलता है। ये संक्रमित जानवर और दूषित भोजन से इंसानों में फैलता है। अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है तो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे इंसान में भी ये वायरस चला जाता है। निपाह वायरस इतना खतरनाक है कि संक्रमित होने पर 40% से 70% लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि खजूर के पेड़ों पर चमगादड़ ज्यादा रहते हैं, इसलिए खजूर के पेड़ों पर चढ़ने वाले लोगों में निपाह का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं जांच में ये भी पता चला है कि दूषित कच्चे खजूर के रस को पीने से भी निपाह वायरस का संक्रमण हो सकता है। अगर आपको बुखार के साथ साथ सर दर्द है, उल्टी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ है और 1 से 2 हफ्ते से चक्कर आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये निपाह वायरस के लक्षण हो सकते हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या की कोशिश के आरोप में
स्टेट लेवल के एक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरियाणा के पानीपत में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी दिल्ली में होने की जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जाल बिछाया और दिल्ली के रोहिणी इलाके से बॉक्सर राजन पहौर उर्फ मंत्री को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजन का अपने चाचा के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी मामले में राजन के चाचा ने उसकी मां को गालियां दी थी, जिसके बाद राजन ने अपने चाचा से बदला लेने की ठानी और अपने साथियों के साथ मिलकर राजा ने अपने चाचा पर फायरिंग की, लेकिन चाचा किसी तरह वहां से बच निकला और समय पर अस्पताल पहुंच गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद बॉक्सर राजन दुबई भाग गया था, लेकिन अभी राजन के दिल्ली में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया। और अब एक अहम खबर, मॉनसून के दौरान अगर आप भी अपने वाहन से सिक्किम जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सिक्किम सरकार ने पर्यटकों के वाहनों में कचरा फेंकने की थैलियां रखना अनिवार्य कर दिया है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि सिक्किम में एंट्री करने वाले सभी पर्यटकों को कचरा फेंकने के लिए अपने वाहनों में थैली रखनी होगी और यात्रियों से थैलियों में कचरा फेंकने के लिए कहना टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंसी और वाहन चालकों की जिम्मेदारी होगी। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों के वाहनों की अचानक जांच की जाएगी और आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि ये फैसला पर्यावरण की स्थिरता के लक्ष्य को पाने के लिए लिया गया है, जिसके लिए सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना जरूरी है। आपको बता दें कि सिक्किम में 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यहाँ हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल ने यमन पर इतने बम बरसाए कि यमन के कई शहर तेज धमाकों की आवाज से थर्रा उठे। इजराइल ने यमन के होदेदा शहर को निशाना बनाया। और इस हमले में होदेदा बंदरगाह पूरी तरह तबाह हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें होदेदा पोर्ट के हमले के बाद आग की लपटों में घिरा नजर आया। ये आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर से भी देखा गया। इजराइल ने होदेदा पोर्ट के अलावा यमन के तेल डिपो, रिफाइनरी और एक बिजली घर पर भी हमला किया। और इस हमले के बाद यमन के कई इलाके धुआं-धुआं हो गए, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद वहां आग लग गई और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। इजराइल ने यह हमला शुक्रवार को हुतियों द्वारा इजराइल के तेल अवीव शहर में किए गए हमले के जवाब में किया। शुक्रवार को यमन के हुती ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव को ड्रोन से निशाना बनाया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इसीलिए इजराइल ने होदेदा पोर्ट पर हमला करके तेल अवीव पर हुए हमले का बदला लिया। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 87 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने पहले ही बदला लेने की धमकी दी थी। इजराइल ने यमन के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां हुती विद्रोहियों का कब्जा है। यमन पर इजराइल ने F-35 और F-16 लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ हमले किए। हवाई हमले में 8 F-35 लड़ाकू शामिल थे, जबकि 5 F-16 लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए और उन्होंने अपने दुश्मनों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उनकी आक्रामकता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं जिस समय इजराइल डिफेंस फोर्स यमन के ऊपर ताबड़तोड़ बम बरसा रही थी, वॉर रूम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। नेतन्याहू खुद वॉर रूम में मौजूद रहकर हमले की एक जानकारी ले रहे थे और वॉर रूम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अधिकारियों से पल-पल की अपडेट लेते नजर आए। हालांकि इसे नेतन्याहू की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल स्थिति को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं इजराइल की स्ट्राइक पर अब हुती का जवाब भी आ गया है। हुती गुटों की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल को हमले का जल्द ही जवाब देंगे। जिस तरह से पहले हमास और इजराइल और अब यमन और इजराइल के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है, उसका दुनिया पर असर पड़ना तय है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल के इस हमले के बाद ईरान डायरेक्ट इस लड़ाई में शामिल हो सकता है और अगर ईरान इस लड़ाई में कूदा तो निश्चित तौर पर दुनिया 2 गुटों में बटी दिखाई देगी, जिसमें एक गुट इजराइल के मित्र देशों का होगा और दूसरा गुट ईरान और यमन के समर्थन वाले देशों का होगा। गाजा में इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर ताबड़तोड़ बमबारी की है, जिससे गाजा एक बार फिर धमाकों की गूंज से दहल उठा। इजरायली मिसाइलें जिस ठिकाने पर गिरी वो पूरी तरह से धराशायी हो गया।
इजराइल ने ऐसी बमबारी की कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक आदमी चहलकदमी करते हुए चल रहा होता है। ठीक उसी वक्त हवाओं को चीरती हुई इजरायली मिसाइल बिल्डिंग पर गिरती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग पल भर में तबाह हो जाती है। कुछ दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ आसमान में उठता धुएं का गुबार। इजराइल को जानकारी मिली थी कि इस बिल्डिंग में हमास के आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट किया। इजराइल की बमबारी में पिछले 24 घंटे में गाजा के 37 लोगों की मौत हो गई। वहीं 54 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल का हमास के खिलाफ ऑपरेशन फिलहाल थमता नहीं दिखाई दे रहा। इजराइल के हमलों में अब तक करीब 38,919 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 90,000 लोग घायल हैं। इतनी बड़ी संख्या में हताहत होने के बाद भी इस जंग की आग कम नहीं हो रही है। रोज इजरायली सैनिक गाजा में आग बरसा रहे हैं। इजराइल के हमलों में बर्बाद हो चुकी इमारतें इस बात का सबूत है कि गाजा पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस बर्बादी का अंत कब होगा, ये उम्मीद लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध के दोषी हैं। पाकिस्तान सरकार ने दुनिया से मांग की है कि नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित किया जाए। फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए और बेंजामिन नेतन्याहू पर हजारों लोगों की मौत का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बताया जा रहा है कि दूर दक्षिणपंथी पार्टी तहरीके तबायक पाकिस्तान यानी TLP के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है, क्योंकि TLP के लोग बीते कुछ समय से अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनकी एक अहम मांग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने की भी रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने TLP के धरने को खत्म कराने के लिए ही ये फैसला लिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान नागरिकों का विरोध विदेशी धरती पर भी देखने को मिल रहा है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास में कुछ अफगान नागरिक घुस गए और दूतावास पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास में घुसे अफगान नागरिकों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई लोग दीवार फांदकर अंदर पहुंच चुके थे और अंदर जाकर तोड़फोड़ भी करने लगे और एक शख्स दूतावास कैंपस में लगे खंभे पर चढ़ गया और पाकिस्तान का झंडा उतार कर ले आया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। इनके हाथों में अफगानिस्तान का झंडा भी था। अफगान नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच पाकिस्तानी दूतावास के बाहर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद जर्मनी ने पाकिस्तान दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। अफगान नागरिकों की इस हरकत के बाद पाकिस्तान सरकार भी अलर्ट पर है। हमले के पीछे का असली कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने से लोगों में नाराजगी है। चीन और UAE एक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें UAE एयरफोर्स फाइटर जेट मिराज 2000 के साथ हिस्सा ले रहा है। मिराज फाइटर जेट वही लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में एयर स्ट्राइक के लिए किया था। ताइवान भी मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। चीनी वायुसेना और UAE एयरफोर्स चीन के शिनजियांग प्रांत में फाल्कन शील्ड 2024 नाम से ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने अपने 2 लड़ाकू विमानों J-10C और J-16 को तैनात किया है। वहीं UAE की एयरफोर्स अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ताकत दिखा रही है। फ्रांस में बने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत और ताइवान भी करते हैं। अब इस एक्सरसाइज के जरिए चीन भी फाइटर जेट मिराज की ताकत देख रहा है। UAE के रक्षा मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक्सरसाइज की घोषणा की थी। UAE ने 3 विमानों को एक अज्ञात हवाई अड्डे पर दिखाते हुए 2 तस्वीरें भी जारी की। हालांकि चीन और UAE की वायुसेना ने अभी तक कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। UAE की वायुसेना मुख्य रूप से F-16 और मिराज 2000 जैसी पश्चिमी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है। चीन अब इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में ये जानने की कोशिश में जुटी है मिराज 2000 लड़ाकू विमान उसके लड़ाकू विमानों की तुलना में कैसा है और उसकी ताकत क्या है, क्योंकि फ्रांस के लड़ाकू विमान मिराज 2000 का इस्तेमाल भारत भी करता है और चीन के जानी दुश्मन ताइवान के पास भी मिराज फाइटर जेट का जखीरा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पूरा जोर लगा रहे हैं। जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रचार के लिए निकले और मिशिगन पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार प्रचार किया। बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधा और कमला हैरिस और नैन्सी पेलोसी को लेकर जोरदार तंज किया।
You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का मजाक उड़ाया और कहा कि वहां तो उनकी उम्र को लेकर उम्मीदवारी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल कई मौकों पर बाइडेन की उम्र को लेकर सवाल खड़े हुए। खुद उनकी पार्टी में भी कई लोगों ने उनकी उम्र को लेकर उम्मीदवार पर सवाल उठाए। साथ ही ट्रंप ने बार बार हत्या के प्रयास का जिक्र किया और इस घटना से बच निकलने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। गोली ट्रंप के दाहिने कान पर लगी थी। चोट के कारण ट्रंप कान पर सफेद पट्टी बांधे नजर आए थे, जिससे उनके समर्थक ने प्रचार का फैशन बना लिया और ट्रंप के समर्थक भी अपने दाहिने कान पर पट्टी बांधे दिखाई दिए। ट्रंप के प्रति अपना प्यार जताने के लिए उनके समर्थक भी अपने दाहिने कान पर पट्टी बंधवाकर पहुंच रहे हैं, जो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि हर हाल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप के कार्यक्रम की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके समर्थक इस नए लुक की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जल्दी पूरी दुनिया में लोग इसे अपनाएंगे और अब यूएस में ये एक नया ट्रेंड है। दरअसल 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया में जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी 20 वर्षीय एक बंदूकधारी ने उन पर फायरिंग की थी। इस हमले में गोली उनके दाहिने कान पर लगी थी। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। राज्य में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टान टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया और मलबे में दबकर 3 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 तीर्थयात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वाले तीनों तीर्थयात्री और सभी घायल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर चिरबासा इलाके में हुआ, जब केदारनाथ पैदल मार्ग पर अचानक चट्टान टूट गई, जिसके बाद चट्टान का मलबा और भारी पत्थर सड़क पर गिरने लगे और पैदल मार्ग पर से गुजर रहे तीर्थयात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर केदारनाथ हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से यात्रियों की मौत दुखद है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मैं हादसे के बाद अधिकारियों के संपर्क में हूँ। घायल लोगों को जल्द से जल्द और बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड का उत्तरकाशी और चमोली जिला भी प्रभावित है। यहाँ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ टूट गए और उनका मलबा सड़कों पर आ गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें हाईवे की सड़क पर पहाड़ का मलबा ही मलबा नजर आया। लैंडस्लाइड की ये घटना बिशनपुर इलाके में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुई, जहाँ चट्टान गिरने से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया और हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और सैकड़ों लोग रास्ते में ही फंस गए। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की सूचना मिलने पर BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम मौके पर पहुंची और JCB और लोडर मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया। वहीं चमोली में भी भारी बारिश के बाद चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 4 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ और पाताल गंगा टनल, बेलाकुची, पागल नाला, गुलाब कोटी के पास पहाड़ टूटने से मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया और वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बाधित हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मानसून से राहत की उम्मीद लगाए बैठे यूपी के लोगों के लिए भारी बारिश अब आफत बन गई है। भारी बारिश के बाद यूपी के करीब 1.5 दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में हैं। और बाढ़ का कुछ ऐसा ही रौद्र रूप बिजनौर में दिखा, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घर, रिहायशी इलाकों में घुस गया और लोग पानी में कमर तक डूबे दिखाई दिए। बाढ़ के बाद बिजनौर जिले का ये पूरा इलाका टापू बना नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया और हालात ये हो गए कि सड़क पार करने के लिए लोग ट्रैक्टर के जरिए सड़क पार करते नजर आए। लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कहीं पानी के तेज बहाव में टेम्पो बह गया तो कहीं पानी के सैलाब में स्कूटी सवार फंस गया। वहीं मुरादाबाद में भी पानी सड़कों पर ऐसे बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। सड़कों का नामो निशान मिट गया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहीं यूपी में बाढ़ से मची तबाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत राशि का ऐलान किया और बाढ़ प्रभावित 40 जिलों को 120 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसमें ज्यादा प्रभावित 20 जिलों को 5-5 करोड़ की मदद और कम बाढ़ प्रभावित 20 जिलों को 1-1 करोड़ की मदद दी गई। वहीं मौसम विभाग ने यूपी में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद बारिश यहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है।
महाराष्ट्र में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई। यहाँ कई घंटों तक हुई लगातार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए और ऐसा लगा मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। और मुंबई में तो बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी थम गई और भारी बारिश के बाद नवी मुंबई, अंधेरी, हिंदमाता, दादर और सायन समेत कई इलाके पानी से लबालब नजर आए। मुंबई के सायन में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं और पानी के तेज बहाव ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। यहाँ सड़कों पर भरे कई फीट पानी में वाहन रेंगते नजर आए। मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। मैं उस सायन में आप देख सकते हैं, सायन का यह इलाका है और यहाँ पे जो रास्ता है, रोड है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। अंधेरी में भी कई घंटों तक बादल जमकर बरसे और मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया और सबवे के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया और लोग कई फीट पानी के बीच गुजरते नजर आए। मरीन ड्राइव में तेज बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के बाद मरीन ड्राइव में समंदर में ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो तटीय इलाकों में जाने से बचें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में भी भारी बारिश के बाद नाले और नदियां उफान पर हैं। यहाँ सूर्य और वैतरणा नदियों का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ आ गई। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद झरना लबालब हो गया और वहां पानी का दरिया बहता नजर आया, जिसके बाद प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पर्यटकों के झरने के पास जाने पर रोक लगा दी है। और अब आपको दिखाते हैं नैनीताल में हुए एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। दरअसल नैनीताल में कोसी नदी के तेज सैलाब में 4 पर्यटक फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ को खबर दी। मौके पर पहुंची टीम ने सभी पर्यटकों को बचा लिया। तो नैनीताल में सैलाब के बीच जिंदगी की जंग किस तरह से जीती गई, देखिए ये तस्वीरें। किस तरह से जो लोग वहां पर फंस गए थे उनका रेस्क्यू किया गया। Z News.